करें स्टार्ट क्या? कल हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? भारत पर विदेशी आक्रमण चल रहे थे ना। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? भारत पर विदेशी आक्रमण। अगर पूछे भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किस वंश के शासकों ने किया? हकमनी साम्राज्य। और ईरानी और यूनानी पूछे तो ईरानियों ने किया। और ईरानियों में पूछे तो किसने किया था? साइरस सेकंड ने किया। उसका शासनकाल 558 ईसा पूर्व से लेकर 529 ईसा पूर्व उसका क्या था? शासनकाल था। और भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने कब किया था? 516 ईसा पूर्व किया। और उसने ना किसको जीता? कांधार को जीता। कौन सा प्रांत बनाया? 20वां। टोटल कितने प्रांत जीते उसने? 23 प्रांत जीते थे। और भारत से कितनी मुद्रा ले गया था? 360 टेलेनेट मुद्रा ले गया, स्वर्ण मुद्रा ले गया। फिर हमने पढ़ा था कि भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े थे। एक तो खरोष्टी और आरमाइक लिपि किसकी देन है? ईरानियों की देन है। स्तंभ बनाने की कला और उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे। फिर भारत पर यूनानी आक्रमण पड़े थे और उसमें फिलिप है, वो कहाँ का राजा होता था? मकदूनिया। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। और फिलिप कब राजा बना मकदूनिया का? 359 ईसा पूर्व। और 3 वर्ष बाद सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। 329 ईसा पूर्व किसकी हत्या कर दी जाती है? फिलिप की। और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। ठीक है। और सिकंदर मतलब 327 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला। भारत पहुंच गया। 326 ईसा पूर्व उसने कौन सा युद्ध लड़ा? हाइडेस्पीच का युद्ध। इसे झेलम नदी का युद्ध कहते हैं। ये राजा पोरस के साथ हुआ था। उससे पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया। तक्षशिला के राजा आमी ने उसकी अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। ठीक है। और फिर राजा पोरस ने सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया। लेकिन इसकी बहादुरिता से इतना प्रभावित हुआ कि जीते हुए अधिकांश क्षेत्र उसको क्या लौटा दिए थे? वापिस लौटा दिए थे। और सिकंदर भारत से वापिस कब लौट गया? 325 ईसा पूर्व। और सिकंदर ने ना कौन सा शहर बसाया? निकेया। और वुड का फेलो क्या बसाया? शहर बसाया। और सिकंदर की जिस टाइम आक्रमण किया उस टाइम कौन सा वंश था? नंदवंश। नंदवंश का शासक कौन होता था? धनानंद होता था। और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। कुछ सिकंदर ने भारत में 19 महीने बिताए थे। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व। कहां पर? बेबीलोन। और भारत पर यूनानी आक्रमण के प्रभाव क्या हुए? एक तो भारत में एकीकरण की भावना आई। और एक है ना, हमने क्या समय निर्धारण में हमें मदद मिली, निर्याकस लेखक था। और एक क्या पढ़ा? कांधार शैली का जन्म हुआ जिसमें बौद्ध धर्म की मूर्तियां मिलती है। ठीक है। आज हेडिंग डाल लो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे बेटा? मौर्य साम्राज्य। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली 16 महाजनपदों में कौन सा था? मगध महाजनपद क्या था? सबसे शक्तिशाली था। मगध महाजनपद में कौन से वंश है? एक हर्यक वंश पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है। एक पढ़ाया आपको शिशु नाग वंश पढ़ाया। और एक आपको नंद वंश पढ़ाया। और अब कौन सा वंश पढ़ेंगे? मौर्य वंश पढ़ेंगे। ठीक है। और इन चारों वंशों में भी अगर सबसे शक्तिशाली वंश पूछे ना तो कौन सा वंश होता था? मौर्य वंश क्या होता था? शक्तिशाली होता था। ठीक है। और वैसे अगर पूछे ना 16 महाजनपदों में शक्तिशाली कौन सा था तो कौन सा था? मगध महाजनपद। जिसकी कैपिटल कौन सी होती थी बेटा? राजगृह होती थी। और राजगृह को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? गृह बर्ज कहा जाता था। ठीक है। और इन अगर पूछे ना इस मगध साम्राज्य में जो सबसे शक्तिशाली वंश था वो कौन सा था? मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य, ये मगध साम्राज्य में कितने वंश आए? 4। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार बताया था आपको। ठीक है।
और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या की थी और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, जिसकी महापद्मानंद ने हत्या की। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। और नंद वंश का अंतिम राजा बताया था धनानंद। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। कौन सा वंश स्टार्ट करेंगे बेटा? मौर्य वंश स्टार्ट करेंगे। और मौर्य वंश है ना, ये 300 कई 22 बताते हैं, वैसे 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व कौन सा वंश रहेगा? मौर्य वंश रहेगा। कई किताबें 322 भी बताती है, या तो 22 आएगा या 23 आएगा। 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक कौन सा वंश पढ़ेंगे? हमें मौर्य वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा? मौर्य वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे? मौर्य वंश पढ़ेंगे। और मौर्य वंश है ना, इसका संस्थापक कौन होता था? चंद्रगुप्त मौर्य होता था। कौन होता था बेटा इसका संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौर्य वंश के हमें साक्ष्य कहां से मिलते हैं। मौर्य वंश के बेटा हमें साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं और पूरा तात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। लिख लो, मौर्य वंश के हमें साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं और मौर्य वंश के हमें पूरा तात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। साहित्यिक साक्ष्य कौन से हो गए बेटा? किताबें हो गई ना, और पूरा तात्विक पुराने टाइम के कोई अभिलेख हो गए। ठीक है, तो मौर्य वंश के हमें कौन से साक्ष्य मिलते हैं? पूरा तात्विक भी मिलते हैं और कौन से मिलते हैं? साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। साहित्यिक में एक तो ना, जैसे चाणक्य की पुस्तक होती थी अर्थशास्त्र, सुना है क्या? अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक होती थी? चाणक्य की होती थी। ठीक है, एक राइटर होते थे बेटा विशाखा दत्त। विशाखा दत्त, उनकी पुस्तक होती थी मुद्रा राक्षस। कौन सी होती थी? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक होती थी? विशाखा दत्त की होती थी। ठीक है, ये भी किस वंश के बारे में जानकारी देती है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है। एक राइटर हुए हैं मेगस्थनीज। कौन से राइटर हुए थे? मेगस्थनीज। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ये भी किस साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में। पुराणों में भी हमें किस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और बौद्ध और जैन ग्रंथों में, बौद्ध प्लस जैन ग्रंथों में भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। लिख लो, कहां कहां से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? चाणक्य की पुस्तक कौन सी? अर्थशास्त्र से मिलती है। विशाखा दत्त की कौन सी पुस्तक से मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है। मेगस्थनीज की कौन सी पुस्तक से मिलती है? इंडिका से मिलती है। और आप पुराणों में भी किस साम्राज्य का वर्णन है? मौर्य साम्राज्य का। और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में भी हमें किस साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है बेटा? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी चीजों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य। ये कौन से स्रोत रहेंगे? वो पूछेगा पुराणों में हमें किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है? आपके दोगे मौर्य साम्राज्य की। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विशाखा दत्त की पुस्तक पूछे तो मुद्रा राक्षस, और मेगस्थनीज की पूछे तो इंडिका, और कौटिल्य की पूछे तो अर्थशास्त्र। ये सभी हमें किसके बारे में जानकारी देती है? मौर्य वंश साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। पुरातात्विक साक्ष्य में पूछे तो जैसे एक जूनागढ़ अभिलेख हो गया, जूनागढ़ अभिलेख हो गया। ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेख हो गए। सम्राट अशोक के क्या हो गए? अभिलेख हो गए। ठीक है, ये सभी हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। लिख लो, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, सम्राट अशोक के अभिलेख हो गए, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, सम्राट अशोक के अभिलेख हो गए। ठीक है, ये सारे हमें किस वंश के बारे में जानकारी देते हैं? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, कौन सा अभिलेख हो गया बेटा? जूनागढ़ अभिलेख हो गया। और सम्राट अशोक के वो आप पढ़ाएंगे जब सम्राट अशोक कराऊंगा। 14 वृत्त अभिलेख मिले हैं, 13 लघु अभिलेख मिले हैं,
7 स्तंभ अभिलेख मिले, वो सारे किसके बारे में जानकारी देते हैं? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। जूनागढ़ अभिलेख हो गया और सम्राट अशोक के अभिलेख, ये हमें किस वंश के बारे में जानकारी देंगे? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? मौर्य वंश कब से कब तक था बेटा? 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। मौर्य वंश शुरू करने से पहले ना नंद वंश का अंतिम राजा मैंने बताया था धनानंद होता था। और धनानंद है ना मतलब क्रूर प्रवृत्ति का क्या होता था? राजा होता था। और जनता है ना धनानंद से क्या होती थी बेटा? दुखी रहती थी। और इसके बारे में एक स्टोरी बताई जाती है। कल एक स्टोरी तो मैंने बताई थी कि धनानंद ने एक दरबार लगाया था और उसमें सभी विद्वानों को बुलाया था। एक तो वो स्टोरी है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो है ना धनानंद है ना, इसके टाइम में चाणक्य तो था, आपको पता ही है। चाणक्य को कहते हैं सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी, ठीक है, कि भारत पर कौन आक्रमण करने वाला है? सिकंदर आक्रमण करने वाला है। ठीक है, ये खबर किसके पास आई थी? चाणक्य के पास आई थी। ठीक है, आजकल कहते हैं ना सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पता नहीं ये गुप्त सूत्र कौन से होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ना चाणक्य को सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि भारत पर कौन आक्रमण करने वाला है? सिकंदर आक्रमण करने वाला है। और चाणक्य है ना वो भारत से प्रेम किया करता था। वो है ना अलग अलग राजाओं के पास गया और कहा कि हमें एक होना चाहिए। अब है ना भारत पर यूनानी क्या होंगे? आक्रमण होंगे। और सिकंदर है ना वो कभी हारा नहीं है। तो राजाओं ने चाणक्य को कहा कि हम सभी राजा एक नहीं हो सकते, क्योंकि कभी भी एक मयान में क्या नहीं रह सकती? दो तलवार नहीं रह सकती। तो इसको लगा कि अंत में जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो धनानंद था। तो चाणक्य कहते हैं किसके पास गया? धनानंद के पास जाता है। तो धनानंद के वो दरबारी है ना चाणक्य को मिलने से एक बार इनकार कर देते हैं। बोला राजा जी बिजी है, आप बैठिए, हम आपको राजा सीधे मिलाते हैं। और कहते हैं चाणक्य को बैठे 3 घंटे हो गए थे। फिर चाणक्य ने ना वो दरवाजा था ना वो धक्के से खोल दिया और अंदर जाकर देखता है जो धनानंद है ना वो ना मुजरा देख रहा था। क्या देख रहा था? मुजरा चल रहा था और राजा बैठा हुआ था। और चाणक्य ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। बोला राजा जी मेरे को आपसे मिलना है, दरबारी मिलने नहीं दे रहे हैं। कहते हैं धनानंद ने ना उस टाइम चाणक्य को ना गुस्से में धक्का दे दिया और इसकी क्या खुल गई थी? चोटी खुल गई थी। ये भी स्टोरी बताई जाती है। और ब्राह्मण चोटी खुलने को क्या मानते हैं? अपमान मानते हैं। तो चाणक्य ने उस दिन सौगंध खाई थी, मैं चोटी उसी दिन बांधूंगा जिस दिन है ना मैं नंद वंश का क्या कर दूंगा? पतन कर दूंगा। और कहते हैं चाणक्य जैसे ही बाहर निकला ना, बाहर चाणक्य को मिल गया एक शिकारी। क्या मिल गया बेटा? शिकारी। और शिकारी ने कहते हैं बेटा 4 से 5 बच्चों को क्या बना रखा था? बंदी बना रखा था। और इन 4-5 बच्चों का ना जो सरदार था ना वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था इनका सरदार? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और यानी इन 4-5 बंदों को बंदी किसने बना रखा था? शिकारी ने। और इन 4-5 बच्चों का सरदार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने उस शिकारी से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो बच्चे भूखे थे, कि इन बच्चों को आप मेरे को खाना मत खिलाइए, लेकिन इन भूखे बच्चों को क्या खिला दो? आप खाना खिला दो। तो शिकारी ने एक कंडीशन रखी, मैं इन भूखे बच्चों को खाना तभी खिलाऊंगा अगर तुम मेरे को शर्त में हराएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कहता है मेरे को आपकी हर शर्त क्या है? मंजूर है। तो शिकारी कहता है सामने एक पक्षी बैठा है उस पेड़ पर, और उस पेड़ के नीचे बैठे हैं कुत्ते, और मैं उस पक्षी को क्या मारूंगा? तीर मारूंगा। अगर उस पक्षी को ना वो तीर मारते ही पक्षी पेड़ से नीचे गिरेगा, और कुत्तों से पहले अगर तूने उस पक्षी को उठा लिया ना, मैं इन सभी को क्या खिला दूंगा? खाना खिला दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य बोलते आपकी हर शर्त मेरे को क्या है? मंजूर है। कहते हैं शिकारी ने जैसे ही पक्षी को क्या मारा? तीर मारा। चंद्रगुप्त मौर्य है ना इतना तेजी से झपटा कि उन कुत्तों से पहले उस पक्षी को उठा लेता है। चाणक्य इसकी ना वीरता से इतना प्रभावित होता है, शिकारी को कहता है इस बच्चे को आप मुझे दे दीजिए। लेकिन वो कहता है कि आप अगर पैसे दोगे ज्यादा तो मैं आपको दे दूंगा। तो कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को किसने खरीद लिया? चाणक्य ने। क्योंकि जो हीरा होता है ना उसकी परख किसको होती है बेटा?
जोहरी को होती है। ठीक है, सुनार का कचरा होता है ना, वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, हीरे की परख किसको होगी? जोहरी को। तो चाणक्य ने किसको खरीद लिया शिकारी से? चंद्रगुप्त मौर्य को। और कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को ना चाणक्य ने कितने साल शिक्षा दी थी? 8 साल शिक्षा दी थी। ठीक है, चाणक्य के पास चंद्रगुप्त मौर्य कितने साल रहा था बेटा? 8 साल ना। इसको ना राजनीतिक शिक्षा भी दी, इसको हर प्रकार की शिक्षा दी। अर्थशास्त्र है ना, चाणक्य ने लिखी थी ना, इसमें ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है बेटा, ये है हाउ टू रूल, राज कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस 8 सालों में ना इसको हर शिक्षा दी। और एक कहानी ये भी बताई जाती है बेटा, इसमें सच्चाई तो नहीं है लेकिन ये बताई जाती है कि एक बार है ना, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो किसके पास पहुंच गया था? सिकंदर के पास पहुंच गया था। और सिकंदर को जब पता चला कि ये चंद्रगुप्त मौर्य तेरे को मारने आया है ना, तो सिकंदर ने इसको मारना चाहा। तो कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर को धोखा देकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। इसमें सच्चाई तो नहीं है लेकिन ऐसी के मतलब इतिहासकार लिखते हैं। तब चाणक्य कहता है राजा को ना एक तो होना चाहिए, वीर होना चाहिए, शेर की भांति क्या होना चाहिए? राजा को वीर होना चाहिए। और लोमड़ी की भांति राजा को क्या होना चाहिए? चालाक होना चाहिए। जब राजा है ना उस पर खतरा हो तो भागने के लिए भी उसको क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। तो चाणक्य ने कितने साल पढ़ाया इसको? 8 साल पढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य के तो पता नहीं कितने ही किस्से सुनोगे। कहते हैं एक बार की बात है, एक राजा था और उसने घोषणा कर दी थी कि मेरे सामने राजा के ना दरबार में एक पिंजरा लगा हुआ था और पिंजरे में क्या था? एक शेर था। और राजा ने घोषणा कर दी इस पिंजरे का बिना दरवाजा खोले शेर को क्या करना है? गायब करना है। बड़े विद्वान लोग आए उस टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत छोटा सा बच्चा था, एक 10 साल का क्या था? बच्चा था। और उसको ट्रेनिंग कौन दे रहे थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य उस राजा के सामने भरे दरबार में कहता है कि मैं है ना इस पिंजरे से शेर को क्या कर सकता हूं? गायब कर सकता हूं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े विद्वान गायब नहीं कर पाए, लेकिन इसने क्या किया? कहा कि पिंजरे के चारों ओर क्या लगा दो? आग लगा दो। ठीक है, और उस आग के ना बीच में मैं रहूंगा और पिंजरा रहेगा। और जैसे ही चारों ओर क्या लगा दी, इसने ऐसे कपड़े पहन लिए जिनसे आग का असर ना हो। और जैसे ही बेटा आग बुझी ना, तो पिंजरे से क्या गायब था? शेर गायब था। वो शेर दिखने में तो बिल्कुल शेर जैसा था। ठीक है, लेकिन ना वो क्या था? मोम का शेर था। किसका शेर था? मोम का शेर था। अब आग जलेगी तो मोम पिघल जाएगा ना, तो सारा का सारा मोम पिघल गया और शेर क्या हो गया? गायब हो गया। इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसको इंटेलिजेंट बना कौन रहा था? चाणक्य बना रहा था। ठीक है, अब कहते हैं बेटा ये है ना चंद्रगुप्त मौर्य पर है ना, मतलब ये चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य किस पर आक्रमण करेगा? धनानंद पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। ठीक है, कब करेगा? 323 ईसा पूर्व। कौन आक्रमण करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा भी कहा जाता है बेटा कि एक बार जो चाणक्य है ना, इसने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को ना बिना तैयारी के किस पर आक्रमण करवा दिया? धनानंद पर आक्रमण करवा दिया। और धनानंद ने किसको हरा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को हरा दिया। ठीक है, ये एक मतलब कहानी है। और कहते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य हार गया तो बेइज्जती किसकी हुई? चाणक्य की। और चाणक्य एक दिन ना गली से गुजर रहा था और उस गली में ना एक माँ थी, वो मतलब क्या बना रही थी? खिचड़ी बना रही थी। उसने अपने बेटे को खिचड़ी डाली और बेटे ने ना खिचड़ी के अंदर क्या मारा? हाथ मारा। और बेटे का क्या जल गया? हाथ जल गया। तो उस माँ ने ना एक ही बात बोली, बोला तू तो क्या है? चाणक्य है। तू क्या है? चाणक्य है। तो चाणक्य को इसमें बेइज्जती का एहसास हुआ। चाणक्य सुन रहा था। चाणक्य ने पूछा माँ आपने ऐसा क्यों कहा कि ये चाणक्य है? तो बोला बेटा चाणक्य मूर्ख है। अगर चाणक्य इंटेलिजेंट होता ना तो वो डायरेक्ट किस पर आक्रमण नहीं करता? धनानंद पर। क्योंकि डायरेक्ट इस पर आक्रमण करेगा तो ये हार जाएगा। अगर वो इंटेलिजेंट होता ना तो इसके आसपास के जो इसके है ना, मतलब जो इसको नोन है ना धनानंद के, उनको वो क्या करता? हराता। इसके आसपास के क्षेत्र जीतता और बाद में किस पर आक्रमण करता? धनानंद पर आक्रमण करता। चाणक्य मूर्ख था, उसने डायरेक्ट किस पर कर दिया?
धनानंद पर आक्रमण कर दिया। मेरा बेटा मूर्ख था, इसने डायरेक्ट क्या डाल दिया, खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया, हाथ जलेगा। अगर आराम से खिचड़ी को साइड से खाता ना तो ये आराम से क्या खा सकता था, खिचड़ी को खा सकता था। आप भी कभी ट्राई कर लेना बीच में हाथ डालकर, ठीक है, हाथ जल जाएगा। साइड से ही शुरू करते हैं ना खिचड़ी को, हलवा खाते हैं साइड से ही शुरू करते हैं ना, ठीक है। तो ये बात है ना चाणक्य को बड़ी अच्छी लगी, बोला ठीक है माता मैंने शिक्षा ले ली है, अब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को ना धीरे धीरे साइडों से जीतता हुआ जाएगा। और एक 323 ईसा पूर्व वो दिन आ गया जब इसने घनानंद पर आक्रमण किया और इसको क्या कर देता है, हरा देता है। और कितना विशाल कौन सा वंश समाप्त हो जाएगा, नंद वंश समाप्त हो गया। कब हो गया, 323 ईसा पूर्व। और कौन से वंश की शुरुआत हो गई बेटा, मौर्य वंश की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। किस वंश की शुरुआत हो गई, मौर्य वंश की शुरुआत हो गई। अब मौर्य वंश है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संस्थापक कौन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या हो गया, संस्थापक हो गया। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम है ना मोरा होता था। क्या होता था, मोरा। और मोरा से ये क्या बना था, मौर्य बना था। चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम क्या होता था बेटा, मोरा होता था। और अपनी मां से क्या बना था, ये मौर्य बना था। और ये इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है, आप गूगल पर भी सर्च करोगे ना बेटा, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य का पिता कौन था, ऐसा माना जाता है कि जो धनानंद था ना, इसके दरबार में कौन रहती थी, मोरा रहती थी। और धनानंद है ना इसका पिता था, ऐसा भी कहा जाता है। और धनानंद, जब मोरा ने बताया कि मेरे को ना बच्चा होने वाला है, तो धनानंद ने इसको दरबार से निकाल दिया, ऐसा भी बताया जाता है। गूगल पर ना चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का आपको नाम नहीं मिलेगा, मां का पता चल जाएगा, मोरा। मोरा से क्या बना है, ये मौर्य बना है। अब एक पुस्तक है विशाखा दत्त की, बताया था ना, कौन सी पुस्तक थी बेटा, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। कौन सी पुस्तक थी, मुद्रा राक्षस। ये इसे है ना चंद्रगुप्त मौर्य को ना निमन कुल का बताती है, निमन कुल या कुलहीन। ये पुस्तक है ना चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताती है, निमन कुल का या कुलहीन बताती है। लिख लो, ये पुस्तक इसे क्या बताती है, निमन कुल का या कुलहीन, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ठीक है, या पुराण, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ या पुराण है ना, ठीक है, ये इसको क्या बताते हैं, शूद्र बताते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ और पुराण चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताते हैं बेटा, शूद्र बताते हैं, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सुना होगा। शूद्र का मतलब कि भी क्या होता है, निम्न जाति का होता है ना, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ या इसे पुराण क्या बताते हैं, शूद्र बताते हैं। और निम्न कुल का किसने बताया इसको, विशाखा दत्त की कौन सी पुस्तक ने, मुद्रा राक्षस ने बताया, ठीक है। लेकिन ना बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, कौन से ग्रंथ बेटा, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इसे है ना क्षत्रिय बताते हैं। लिख लो, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इसे क्षत्रिय बताते हैं। लिख लो, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं। लिख लो, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इसे क्या बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण क्या बताते थे, इसको शूद्र बताते थे। बौद्ध और जैन ग्रंथ इसे क्या बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं। क्या बताते हैं, क्षत्रिय। और पुराणों में भी इसे निम्न कुल का बताया गया है, ठीक है। पुराणों में भी इसे क्या बताया गया है, निम्न कुल। शूद्र हो गया तो बेटा ऑटोमेटिक ही कौन सा कुल हो गया, निम्न कुल का हो गया। ब्राह्मण और पुराण में वैसे शूद्र, और शूद्र का अर्थ क्या होता है, निम्न कुल का, ठीक है। तो ये मतलब वैसे है ना, देखा जाए तो एक निम्न कुल से उत्पन्न एक बहुत महान राजा हुआ था। लेकिन ना बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के हिसाब से क्या था, ये क्षत्रिय था। क्या था, क्षत्रिय था, याद रह जाएगा ना, ठीक है। अगर पूछे विशाखा दत्त बताता है इसे कुलहीन, निम्न कुल का। ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं इसे शूद्र, पुराण बताते हैं निम्न कुल का, और बौद्ध और जैन ग्रंथ क्षत्रिय बताते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं बेटा एंड्रोकस भी कहा जाता है, एंड्रोकस।
और इसे ही सेंड्रोकस कहा जाता है। सेंड्रोकस का मतलब होता है 6 लाख सेनाओं का मालिक। 6 लाख सेनाओं का मालिक है ना, किसे कहते हैं? सेंड्रोकस। कौन होता है जो कितनी सेनाओं का मालिक हो? 6 लाख सेनाओं का मालिक हो, ऐसा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास सेना में कितने सैनिक थे? 6 लाख। तो इसे सेंड्रोकस भी कहा जाता है और इसे एंड्रोकस भी कहा जाता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम प्लूटार्क था, प्लूटार्क, ये इसको कहता है एंड्रोकस। और 2 व्यक्ति है, एक का नाम जस्टिन और एक का नाम स्ट्रेबो। जस्टिन और स्ट्रेबो, इसे क्या कहते हैं? सेंड्रोकस कहते हैं। देखो, सह से स्ट्रेबो और सह से सेंड्रोकस लिख लो। जस्टिन और स्ट्रेबो इसे क्या बोलते हैं? सेंड्रोकस बोलते हैं। और प्लूटार्क ने इसे क्या कहा था? एंड्रोकस कहा था। सेंड्रोकस का अर्थ क्या होता है बेटा? 6 लाख सेनाओं का मालिक। इसे सेंड्रोकस किसने कहा था? जस्टिन एवं स्ट्रेबो, सह से स्ट्रेबो और सह से सेंड्रोकस। और इसे प्यारे बच्चों पूछे तो एंड्रोकस किसने कहा था? प्लूटोक ने इसे क्या कहा था? एंड्रोकस कहा था। ठीक है। और एक व्यक्ति है जिसे विलियम जोन्स, कौन सा व्यक्ति है? विलियम जोन्स। पेपर में ये क्वेश्चन पक्का आया है, एक बार आ गया। विलियम जोन्स ने ना 1784 ईस्वी में एक सोसाइटी की स्थापना की थी और उस सोसाइटी को हम पढ़ते हैं एशियाटिक सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी की विलियम जोन्स ने स्थापना की थी बेटा? एशियाटिक सोसाइटी। और विलियम जोन्स कहता है कि यह सेंड्रोकस कोई और व्यक्ति नहीं था, यह सेंड्रोकस कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। हमें किसने बताया था? सेंड्रोकस ही चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आपका आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स कहता है। लिख लो, विलियम जोन्स ने 1784 में पेपर में आया था। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स ने कब की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बेटा? 1784 में। किस सोसाइटी की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी की। और विलियम जोन्स क्या कहता है कि ये सेंड्रोकस कोई और व्यक्ति नहीं था, ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। और फिर प्लूटोक ने एक बात कही थी, प्लूटोक जो इसे क्या बोलता था? एंड्रोकस बोलता था। प्लूटोक कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों से पूरे उत्तर भारत को रौंद कर रख दिया। पूरे भारत को रौंद कर रख दिया। ये बात किसने बोली थी? प्लूटोक ने बोली थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों से पूरे भारत को क्या कर दिया? रौंद कर रख दिया। लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों से पूरे भारत को क्या कर दिया? रौंद कर रख दिया। ये बात किसने बोली थी बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किसने बोली थी? प्लूटोक ने। वैसे प्लूटोक है ना चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलता था? एंड्रोकस। क्या बोलता था? एंड्रोकस। और सेंड्रोकस इसको किसने कहा था? जस्टिन एवं स्ट्रेबो इसे क्या बोलते थे? सेंड्रोकस। और हमें किसने बताया था सेंड्रोकस ही चंद्रगुप्त मौर्य है? विलियम जोन्स। यहां तक पता चला? ठीक है। और विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में इसे क्या कहा गया था? कुलहीन निमन कुल। ब्राह्मण इसे क्या कहते थे? शूद्र कहते थे। पुराण क्या कहते थे? निमन कुल। और बौद्ध और जैन ग्रंथ क्षत्रिय मानते थे। और जस्टिन एवं स्ट्रेबो इसे सेंड्रोकस मानते थे और प्लूटार्क एंड्रोकस मानता था। अब कहते हैं बेटा से बात थी 305 ईसा पूर्व। ठीक है। इस पर आक्रमण कर दिया सेल्यूकस निकेटर ने। किसने कर दिया? सेल्यूकस निकेटर ने इस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व। इस पर किसने आक्रमण कर दिया बेटा? सेल्यूकस निकेटर ने इस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? सेल्यूकस निकेटर ने। और ये कौन था सेल्यूकस निकेटर?
सिकंदर का सेनापति, इसका नहीं, सिकंदर का, कल बताया था ना। सिकंदर का एक सेनापति निरियाकस था, जो उसका थल सेनापति, जल सेनापति था, और एक इसका कौन था, सेल्यूकस है, निकेटर। और कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने ना किसको हरा दिया बेटा, सेल्यूकस है, निकेटर को हरा दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने ना, इसको कहते हैं कौन से प्रांत मिले, काबुल, कंधार और हेरात। ठीक है, लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस को हराने के बाद कौन से प्रांत मिल गए, काबुल, कंधार और हेरात। काबुल, कंधार और हेरात मिल गए। लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से प्रांत मिल गए, काबुल मिल गया, कंधार मिल गया, और कौन सा मिल गया, हेरात। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ना, ठीक है, क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी दान दे दिए, 500 हाथी दान दे दिए, क्योंकि इनके बीच में ना 303 ईसा पूर्व क्या हो गई थी, एक संधि हो गई थी। क्या हो गई थी इनके बीच में, 303 ईसा पूर्व क्या हो गई, एक संधि हो गई। युद्ध कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व। संधि कब हुई, 303 ईसा पूर्व। इस युद्ध में किसकी जीत हुई, युद्ध किसके साथ था, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, सिकंदर का। और इस युद्ध में ना संधि के स्वरूप है ना, कौन से प्रांत मिल गए चंद्रगुप्त मौर्य को, काबुल, कंधार और हेरात। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको कितने हाथी दान दे दिए, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर खुश हो गया और अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, इसने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। और बेटी का नाम था हेलेना। क्या नाम था बेटा, हेलेना। हेलेना ना, ये ना, इसी को कर्नोलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेलेना या कर्नोलिया। लिख लो, बेटी का नाम क्या था, हेलेना या कर्नोलिया। लिख लो, बेटी का नाम क्या होता था, हेलेना या कर्नोलिया। लिख लो, बेटी का नाम क्या होता था, या तो हेलेना आएगा या कर्नोलिया। लिख लो, बेटी का नाम क्या होता था, या तो हेलेना आएगा या क्या आएगा बेटा, कर्नोलिया। लिख लो, या तो हेलेना आएगा या कर्नोलिया। ठीक है, इसकी शादी किससे हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य से। और जैसे ही बेटा शादी हो रही थी ना, ठीक है, उससे पहले कितने हाथी दान दिए थे इसने, 500। इसको बदले में क्या मिल गया था, काबुल, कंधार और क्या मिल गया था, हेरात मिल गया। अब क्या हो रहा था, जैसे ही शादी हो रही थी ना, शादी के जैसे फेरे शुरू होने वाले थे ना, उससे पहले ना शादी के बीच में आ गया चाणक्य। कौन आ गया, चाणक्य आ गया। चाणक्य बोलता है, बेटा शादी तो तू कर ले, लेकिन ना तेरे को मेरी क्या माननी होगी, शर्त माननी होगी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है, बोला गुरुजी मर पड़ के तो शादी हो रही है, अब आप लगा रहे हो, शर्त लगा रहे हो। ठीक है, चलो बोलो क्या शर्त है। ठीक है, बोला बेटा शर्त ये है कि जो हेलेना है ना, तेरे राजकाज में कभी क्या नहीं करेगी, दखल नहीं करेगी। शादी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेलेना तेरे किस में काम में दखल नहीं देगी, राजपाट में दखल नहीं देगी। ठीक है, बाकी कोई भी तेरे से चाहे पोंछे मरवाए, झाड़ू मरवाए, वो मेरे को कोई मतलब नहीं है, चाहे तू कपड़े धोते रहना इसके। ठीक है, लेकिन ये किस में मतलब नहीं करेगी दखल है, राज का पाठ में तेरे को तू निर्णय लेगा ना, इंडिविजुअल लेगा, हेलेना से नहीं पूछेगा। बोला ठीक है गुरुजी, और बताओ। और एक ये कहता है कि आपका और हेलेना का जो बच्चा होगा ना, वो कभी भी भारत का राजा नहीं बनेगा। बोला गुरुजी ये कौन सी शर्त है, बोला यही शर्त है, जिसकी माँ विदेशी होगी ना, तो उसका बेटे में कभी भी भारत के प्रति प्रेम नहीं जागेगा, तो इसका बेटा कभी भी भारत का क्या नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा। अब वो है चंद्रगुप्त मौर्य को तो शादी करनी थी, बोला गुरुजी मंजूर है मेरे को, ये भी शर्त क्या है, मंजूर है, सारी शर्त मंजूर है, और इनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है, युद्ध कब हुआ, 305 ईसा पूर्व, और ये संधि कब हुई, 303। और ये पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी, इससे पहले है ना, क्योंकि यूनान के साथ संधि हो रही है। सेल्यूकस निकेटर कौन से कहां से था, यूनान से था, तो ये क्या थी, पहली अंतरराष्ट्रीय संधि थी। और शादी भी लिख लो, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था।
ठीक है, ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था और पहली अंतरराष्ट्रीय क्या थी, शादी थी। देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य इंटरनेशनल मैरिज करने वाला पहला व्यक्ति था और इंटरनेशनल ट्रेडी यानी इन पहली संधि भी हुई थी। अब क्या हो गया बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ठीक है, ये शक्तिशाली राजा था, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को ना कहते हैं चाणक्य ने जहर देना शुरू कर दिया। चाणक्य ने क्या देना शुरू कर दिया, जहर देना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि चाणक्य इसको मारना चाहता था, इसका मतलब नहीं है। अब चाणक्य है ना, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के ना दूध में एक बूंद क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। अगले दिन ना चंद्रगुप्त मौर्य की हालत बिगड़ गई, वेदों से इसका इलाज करवाया गया, ठीक है। फिर है ना चाणक्य है ना डेली इसको एक बूंद जहर देता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर ऐसा हो गया कि एक बूंद जहर से उसके शरीर पर कोई असर नहीं होता। अब चाणक्य ने ना उसके दूध में दूसरा बूंद क्या मिलाना शुरू कर दिया, जहर। चंद्रगुप्त मौर्य की वही बात, हालत जो स्वास्थ्य बिगड़ा, फिर वेदों के पास लाया गया, फिर वो नॉर्मल हो गया। अब दूध में कितना जहर आ गया, 2। फिर चाणक्य जैसे ही ठीक हुआ, कितने बूंद जहर दे दिया, 3। फिर वही वेदों वाला, फिर 4 बूंद, यानी इसका पूरा का पूरा दूध है ना चाणक्य ने क्या बना दिया, जहरीला बना दिया। इसके पीछे कारण था बेटा, पहले के टाइम में ना चाणक्य को पता था चंद्रगुप्त मौर्य इतना शक्तिशाली है, सामने से तो इसको कोई मार नहीं सकता। पहले विष कन्याएं होती थी, क्या होती थी, विष कन्याएं। आपने अकबर जोधा अकबर का सीरियल देखा होगा, विष कन्या का नाम सुना होगा। विष कन्या वो होती थी जिनको क्या खिलाया जाता था, बचपन से ना सांप और बिच्छू खिलाए जाते थे, और वो किसी को अगर डस लेना तो उसकी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो ये विष कन्याओं से बचाने के लिए चाणक्य ने पहले, क्योंकि इंटेलिजेंट था, इसने पहले, अब कोई विष कन्या चंद्रगुप्त मौर्य को डस लेना, विष कन्या मर जाती थी, ठीक है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता था, इतना ज्यादा जहरीला था। कई आपने देखा होगा, ये जो मतलब कोई बिच्छू वगैरह, या जो ये मतलब एक होता है कि वो येलो रंग का होता है ना, वो काट लेता है, ठीक है, और वो काट लेना मक्खी टाइप का होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाँ वही, ठीक है, तो वो काट लेगा ना, टांटिया बोलते हो क्या, ठीक है। अब कईयों का खून में इतना जहर होता है वो खुद मर जाता है, देखा होगा, कईयों पे तो सोजन आ जाती है, और कईयों के ना वो काटते ही मर जाएगा, क्योंकि जो इंसान नमक नहीं खाएगा ना उसका शरीर जहरीला हो जाएगा। आप नमक खाते हैं ना, इसलिए हमें सोजन आती है। आप नमक छोड़ दो 1 साल, आपको जो जीव खाएगा ना वो खुद मर जाएगा, इतनी शक्ति होती है, लेकिन हम नमक खाते हैं। आप देखोगे शादी वगैरह में ना रोटियों में नमक नहीं होता, क्योंकि महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका जो सब्जी वगैरह होता है उसमें इतना मसाला होता है, पता ही नहीं चलता। आप घर पे ना बिना नमक की रोटी खा नहीं सकते घर पे, और कई घरों में शायद बनती भी होगी बिना नमक की रोटियां, ये होता है बेटा, ठीक है। तो इसका ना चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया, जहरीला हो गया। एक दिन ना चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दूध दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य की ना कोई फोन आ गया, ठीक है, और फोन पर बेचारा आधा पौन घंटा बिजी हो गया। पीछे से ना चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी ने क्या पी लिया, वो दूध पी लिया, ठीक है। अब जहरीला दूध है ना, चंद्रगुप्त मौर्य तो सहन कर सकता था, उसकी पत्नी तो नहीं कर सकती थी ना। उसका नाम दुर्धरा था, ठीक है, दुर्धरा, ठीक है, दुर्धरा, ठीक है, इसका नाम क्या था, दुर्धरा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी थोड़ी होती है कि आप कह दोगे सर हेलेना थी, एक पत्नी थोड़ी होती है, बहुत होती है पत्नियां, ठीक है। तो इसकी एक पत्नी का नाम क्या था, दुर्धरा था, और दुर्धरा ने वो क्या पी लिया, दूध पी लिया। चाणक्य को पता चल गया, चाणक्य बोला वो तो मरेगी, अब 100 की 100 मरेगी। चाणक्य दौड़ा दौड़ा गया, और चाणक्य खुद वेद भी था, ठीक है, सारी क्वालिटी थी इस इंसान में, ठीक है, वेद भी था। और जाते ही ना जिस टाइम उसने दूध पिया ना, उस टाइम एक बच्चे का जन्म होने वाला था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के घर कोई बच्चा आने वाला था, और चाणक्य को पता चल गया कि ये बचेगी नहीं। चाणक्य ने जाते ही ना उसकी क्या चीर दी, कोख चीर दी, तो उसकी कोख से ना एक बेटे का जन्म हुआ, क्योंकि उसका ना जो जहर का असर था उसके बेटे पर आ गया, उसके माथे पर क्या आ गया, जहर का बिंदु, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, बिंदुसार। तो बिंदुसार की ये स्टोरी कहीं पर भी आपको
नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में चेक कर लेना। लेकिन रियलिटी ये थी कि उसने जहर का जो असर था ना, दुर्धरा से उसके माथे पर पहुंच गया था। अगर 1-2 मिनट लेट होता तो उसका बेटा भी मर जाता। तो पहली सिजेरियन डिलीवरी करने वाला व्यक्ति कौन था? चाणक्य था। ठीक है, भारतीय इतिहास की पहली सिजेरियन डिलीवरी किसने की थी? चाणक्य ने की थी। आज 90% डिलीवरी होती है ना, वो सिजेरियन होती है। ठीक है, और ये सच्ची बात है, ये माहौल बनाते हैं डॉक्टर जाते ही। ठीक है, बोला यहाँ तो माँ बचेगी, यहाँ बच्चा बचेगा। ठीक है, इतने में हम कहते हैं लो भैया सिजेरियन ही कर दो। ठीक है, अब आप सरकारी हॉस्पिटल में कभी भी चले जाना बेटा, वहां पर नॉर्मल डिलीवरी होती है। प्राइवेट वालों को पैसे चाहिए। अब नॉर्मल डिलीवरी के ना 2 या 3 घंटे बाद छुट्टी मिल जाएगी, उनका बिल नहीं बनेगा। और सिजेरियन डिलीवरी में कम से कम 1 सप्ताह उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो उनको अच्छा खासा 50-60 हजार वो बिल बना देंगे। ठीक है, तो ये सच्चाई होती है। तो पहली सिजेरियन डिलीवरी करने वाला कौन था? चाणक्य। इसीलिए ना बिंदुसार है ना, चाणक्य से नफरत किया करता था, क्योंकि वो उसे अपनी माँ का क्या मानता था? हत्यारा मानता था। ठीक है, अब है ना, कहते हैं अब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम टाइम आ गया। ठीक है, अंतिम टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने ना कौन सा धर्म अपना लिया? बताया था आपको, जैन धर्म। और जैन धर्म की शिक्षा इसने किससे सीखी थी? भद्र बाहु से। ठीक है, किससे ली थी? भद्र बाहु से। इसने कौन से धर्म की शिक्षा ली थी? जैन धर्म की शिक्षा ली थी। स्थूलभद्र श्वेतांबर का था, भद्रबाहु दिगंबर का था। 2 शाखाओं में जैन धर्म बंटा था, अगर आपको याद है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसने किससे शिक्षा ले ली थी जैन धर्म की? भद्रबाहु से। और अंतिम टाइम में ना जैन धर्म वाले है ना, कभी भी देख लेना बेटा, आज भी है ना, जैन धर्म में जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका अंतिम टाइम आता है ना, ये खुद है ना, खुद को दुख बोध देते हैं और अंतिम टाइम में ये उपवास रख लेते हैं। और ये है ना, ये कहते हैं मौत तू हमें क्या मारेगी, हम खुद को मार देंगे। ठीक है, ये जैन धर्म में ऐसा होता है। तो इसने क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम टाइम में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। तो इसने क्या रख लिया? उपवास रख लिया। और टाइम था 298 ईसा पूर्व। जगह थी कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है सवर्ण बेलगोला। सवर्ण बेलगोला, यहां पर ना चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या त्याग दिए? अपने प्राण त्याग दिए। कब त्याग दिए बेटा? 298 ईसा पूर्व। कौन सी जगह है? कर्नाटक में सवर्ण बेलगोला। और इसने अपने क्या त्याग दिए? प्राण। और पूछे किस पर्वत पर? चंद्रगिरी पर्वत पर। चय से चंद्रगुप्त और चय से चंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। इसके जीवन के अंतिम टाइम में इसने उपवास रख लिया। इसके जीवन के अंतिम टाइम में इसने कौन सा धर्म अपना लिया? शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु। और क्या रख लिया? उपवास रख लिया और अपने प्राण त्याग दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ना, एक पेपर में आज भी पूछा जाता है बेटा, सुदर्शन झील है ना, उसका निर्माण किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सबसे ज्यादा एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके टाइम में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण किसके टाइम में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। कौन सी झील बनी थी बेटा? सुदर्शन झील। और कहते हैं सबसे पहले, आप जनगणना आज पढ़ते हो ना, सबसे पहले जनगणना अगर किसी व्यक्ति ने करवाई थी तो वो किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। लिख लो, सबसे पहले आप पढ़ते हो ना, रिपन ने करवाई थी 1881 में, नियमित करवाई थी 1872 में करवाई थी, मेयो ने करवाई। लेकिन ना सबसे पहले अगर जनगणना करवाने वाला व्यक्ति था तो उसका नाम क्या था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले क्या करवाई थी? जनगणना करवाई थी। अब इसके पीछे आप कहोगे सर क्यों करवाई थी? इसके पीछे जहां तक मेरे को लॉजिक लग रहा है ना, इसने जनगणना इसलिए करवाई थी क्योंकि इसके टाइम में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया। और अकाल के टाइम में ना राजा को क्या पहुंचानी होती है? प्रजा को सहायता पहुंचानी होती है। ठीक है, अगर सपोज करो अकाल से प्रभावित है 1000 लोग और ये राशन भेज देगा 10,000 लोगों का, तो 9,000 लोगों का राशन बर्बाद हो जाएगा ना। इसीलिए कहते हैं इसने क्या करवाई थी? जनगणना करवाई थी। ठीक है, एक आप जीटी रोड पढ़ते हो ना, शेरशाह सूरी वाला, अगर एक बार पेपर में आया, राजस्थान का कोई एग्जाम था,
जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? बच्चों का पढ़ा था शेरशाह सूरी, ऑप्शन में ही नहीं था शेरशाह सूरी, ऑप्शन में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ना आए ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। और उस टाइम जीटी रोड को क्या कहा जाता था? उत्तरा पंथ कहा जाता था। लिख लो, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? 99% तो है शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी ऑप्शन में ना आए तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? बता दो। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। और उस टाइम जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता था बेटा? उत्तरा पंथ के नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पूछे तो 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। और इसके टाइम में, इसी टाइम मैंने आपको बताया था बेटा 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व पहली क्या हुई थी? जैन संगति हुई थी। पहली क्या हुई थी? जैन संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में कहां पर हुई थी? बल्लवी, गुजरात में हुई थी। ठीक है, लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पहली जैन संगति का आयोजन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली किसका आयोजन किया गया था बेटा? जैन संगति का आयोजन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पहली जैन संगति का क्या किया गया था? आयोजन किया गया। लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पहली जैन संगति का क्या किया गया था? आयोजन किया गया। याद रह जाएगा ना, पहली जैन संगति किसके टाइम में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुई। और 298 ईसा पूर्व इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ठीक है, इसके बाद राजा कौन बनेगा? बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में भी कौन रहा था? चाणक्य रहा था। और चाणक्य कहते हैं बेटा सम्राट अशोक के टाइम में भी चाणक्य था। तो सोचो कितना बुद्धिमान था और कितनी लंबी आयु वाला व्यक्ति था चाणक्य। चाणक्य चाहता तो खुद क्या बन सकता था? राजा बन सकता था। बिंदुसार इससे नफरत करता था क्योंकि वो इसको अपनी माँ की क्या क्या मानता था? हत्यारा मानता था। लेकिन ये था नहीं, इसने बचाना तो चाहता चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन वो दूध किसने पी लिया? इसकी माँ ने पी लिया। उससे उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को लिख लो, भारत का एकीकरण का प्रयास करने वाला पहला राजा था। भारत के एकीकरण का। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपद जीते? 8 महाजनपदों को जीता था। लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपदों को जीता था बेटा? 8 महाजनपदों को जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों को जीता था और भारत का एकीकरण करने वाला पहला राजा था। भारत का क्या करने वाला बेटा? एकीकरण करने वाला पहला राजा था। कितने महाजनपदों को जीता था? 8। और भारत का एकीकरण करने वाला क्या था? ये पहला राजा था। सम्राट अशोक है ना, वो 16 के 16 महाजनपदों को जीतेगा। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपद जीते? 8। और भारत का एकीकरण का प्रयास करने वाला क्या था? पहला राजा था। ठीक है, और चाणक्य ने इसको जहर में क्या देना शुरू कर दिया? दूध में क्या देना शुरू कर दिया? जहर देना शुरू कर दिया। और आज प्यारे बच्चों, आप कभी भी है ना, ये सच्चाई है, आज आप हमारे दूध की अगर जांच भी हो ना तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको? जहर मिलेगा। हम जहर के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं। अभी कितनी खबरें आती है कि आपने सुना होगा फला आदमी ने क्या पी लिया? जहर पी लिया। और पुराने टाइम में अगर जहर पी ले तो कोई जिंदा नहीं बचता था। अब 100 में से ना 98 जिंदा बचते हैं। हॉस्पिटल तो जरूर जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, ट्राई मत कर लेना कहीं कह दो सर ने कहा था। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कई बार किस्मत खराब होती है। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक मतलब किसान था, उस पर एक बनिए का कर्जा हो गया था 15 लाख रुपए का। और उसने क्या किया? बनिए से जहर लाया, बोला फसल में निकालना है। 15 लाख का उसको पता है जो है ना कर्जा वो खत्म नहीं होगा। तो वो आया, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा और उसने ना वो जहर सारा पी लिया। और वो सोचा मर जाएगा तू, ठीक है,
और वो जहर पीकर आराम से वो सो जाता है, मतलब नींद आ गई या कुछ बेहोश हो गया, जहर कुछ मतलब उसका जहर का कुछ तो असर होगा, बेहोश हो गया, ठीक है। 4 बजे वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये इंसान क्या है, उन्होंने उसको उठाया तो वो जाग गया, उसको कोई असर ही नहीं हुआ। वो इंटेलिजेंट आदमी था, सीधा गया बनिए के पास गया, बोला तू है ना हमें नकली जहर देता है, ठीक है, और तेरी शिकायत करूंगा मैं पुलिस में, ये रहा मेरे पास, मैंने 1 बोतल पिया था, कोई असर नहीं रहा, ठीक है। बनिए ने बोला ले 15 लाख के काटा मार दिया, 5 लाख और ले जा भाई, मेरी शिकायत मत करना तू किसी से। तो वो देखो आजकल ऐसा जहर आता है, 15 लाख तो वो बच गए, 5 लाख केस ले आया, शाम को ठेके पे चला गया, अच्छी से पार्टी की, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कहीं ट्राई मत कर लेना, मैं ये नहीं कहता, हमारा जो खाना है ना उसमें जहर इतना हो गया है कि छोटे मोटे जहर का हम पर क्या नहीं होता असर। आधे से ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, समझ आ गया क्या आज वाला? थैंक यू।